जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान का सेट नंबर 21 चलेगा। और साथियों, इससे पहले अगर आपका कोई भी क्लास छूटा हुआ है तो वो क्लास का पीडीएफ, क्लास का नोट्स, वो सारा कुछ आपको इस बैच में मिल जाएगा। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में क्लास के लास्ट में आपको बताया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। और ये सेट बिहार पुलिस और बिहार पुलिस ड्राइवर और अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और जिनको भी पहले से आंसर पता है आप लोग नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना उत्तर बता सकते हैं। चलिए बताइए, किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो एलिजा इम्फे। यहाँ पर लिख देते हैं सर एलिजा इम्फे। ठीक है, इस सुप्रीम कोर्ट के कौन बने थे, मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर इसका आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई। चलिए, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और पॉलिटी का आज आपका 21वां क्लास चल रहा है। इससे पहले जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है वो सारा क्लास और क्लास का पीडीएफ, क्लास का नोट्स, सारा कुछ आपको इस बैच में मिल जाएगा। ठीक है, बैच के बारे में क्लास के लास्ट में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। ठीक है, इसी के द्वारा बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई। किसको, तो याद रखिएगा विधान परिषद को। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए यहाँ पर मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ सभी एक्ट है और दूसरी तरफ क्या क्या कौन सा एक्ट में हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए 32 का आंसर फटाफट से क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, नियंत्रक मंडल की स्थापना, ये हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हो जाएगा नियंत्रक मंडल की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी हमने आपको बताया 1773 का एक्ट। तो यहाँ पर देखिए दिया है ऑप्शन ए में ही विनियमन अधिनियम 1773 या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 हो गया, फिर आपका क्या हो गया 1। फिर ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ही ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई थी। साथ ही भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान भी किया गया था इसी चार्टर एक्ट 1813 के तहत। तो यहाँ पर 3 हो गया। बचा आपका गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति, ये आपका हो जाएगा चौथा वाला। तो 2, 1, 3, 4 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 2, 1, 3, 4 यहाँ पर देख सकते हैं 2, 1, 3, 4 बी ऑप्शन में दिया हुआ है। और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को आपको ध्यान रखना है। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए किस एक्ट के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी। तो इसका आंसर है 1919 का जो भारत
सरकार अधिनियम है इसी एक्ट के द्वारा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। और इसी एक्ट के द्वारा और क्या हुआ था, तो इसी एक्ट के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। तो अगर आपसे पूछे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली किस एक्ट के द्वारा अपनाया गया था, 1919 के एक्ट के द्वारा। और महिलाओं को भी मत देने का अधिकार भी दिया गया था इसी एक्ट के द्वारा। और इसके साथ प्रांतों में जो द्वैत शासन की स्थापना की गई थी इसी एक्ट के द्वारा। तो क्या क्या हमने बताया, फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, ये एक्ट हो जाएगा। दूसरा बताया हमने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ये भी हो जाएगा। महिलाओं को भी मत देने का अधिकार, प्रांत में द्वैत शासन की स्थापना। तो ये 3-4 चीज़ें मुख्य है जो कि इसी एक्ट के द्वारा हुआ था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोला जाता है, 1919 के अधिनियम को। निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक यानी कि अलग किया गया था। ये बर्मा जो है आज इसका नाम क्या है, म्यांमार, यानी कि म्यांमार का ही पुराना नाम था बर्मा। तो बर्मा पहले भारत में ही था, ठीक है। तो म्यांमार को जो भारत से अलग किया गया, ये कौन सा एक्ट है, तो ये है 1935 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। इसी के द्वारा 1937 में, इसी एक्ट के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसी एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, इस एक्ट के द्वारा एक क्वेश्चन और बनता है, 1937 में दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है। तो अगर आपसे पूछे कि दिल्ली में संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1937 में। पूरा डेट है 1 अक्टूबर 1937 को होती है। किस एक्ट के द्वारा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हालांकि नोट्स में हम लिखकर आपको दे देंगे, ठीक है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी। तो ये गवर्नर जनरल को दिया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिए। किसको दिया गया था, गवर्नर जनरल को दिया गया था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी। तो ये भी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। और याद कीजिए, हमने पॉलिटी क्लास में कई बार आपको बताया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 को संविधान का ब्लूप्रिंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 1935। और वर्तमान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो राष्ट्रपति के पास है वो आर्टिकल 123 के अंतर्गत में है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। तो संघात्मक व्यवस्था ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। अच्छा, कनाडा के संविधान से और क्या लिया गया है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। ये सारी चीज़ें अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में, यानी कि भारतीय संसद प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है, यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जो है ये भारत में है, जैसे कि हमने पीछे आपको बताया था। और इस व्यवस्था को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है,
ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन ब्रिटेन में नहीं है, ये केवल भारत में है। तो इसी प्रकार भिन्न होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में क्या है, संसद सर्वोच्च और प्रभुत्व संपन्न है, और यहाँ पर कोई भी लिखित संविधान नहीं है ब्रिटेन में, ठीक है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में लिखित संविधान है और न्यायिक पुनरावलोकन भी है। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से लिया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है, तो अगर मान लीजिए कि सरकार कोई कानून बनाती है और वो कानून अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। यही कहलाता है न्यायिक पुनरावलोकन। यानी कि ये जांच करता है सुप्रीम कोर्ट कि सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या फिर नहीं, ठीक है। इसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, और ये भारत में है जबकि ब्रिटेन में नहीं है। बाकी ये सारी चीज़ें दोनों में हैं। तो अभी हमने आपको बताया मौलिक अधिकार अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है और संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को बोला जाता है। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। देखिए, संविधान सभा का जो प्रारंभिक चुनाव 1946 में हुआ था, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो बंगाल के प्रांत से हुआ था, ठीक है। बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। लेकिन जब देश का विभाजन हो गया तो वो भाग, पूर्वी भाग जो बंगाल का है, वो पाकिस्तान में चला गया, जिसके कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुनः निर्वाचित हुए थे। कहाँ से, तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। लेकिन पूर्व में कहाँ से हुआ था, तो याद रखिएगा बंगाल के पूर्वी भाग से, जो कि पाकिस्तान में चला गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था। ये क्वेश्चन कल भी हमने शायद आपको बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 7:30 बजे। तो 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ठीक है। जो कैबिनेट मिशन योजना था उसी के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। किसके अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो इस अंतरिम सरकार में जो सदस्य थे, सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये सभी थे। लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसमें नहीं थे, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करें तो स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था। तो 9 दिसंबर कई बार बता चुके हैं, 9 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, 11 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक, 13 दिसंबर 1946 को आखिरी बैठक पूछे तो 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ था ठीक 2 दिन पहले आखिरी बैठक होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था। तो ये सब क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। लेकिन जो प्रस्तुत किया था प्रस्तावना को, इसको संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को। ये डेट भी याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे।
आंसर है 11, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। कुल समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था और खर्चा कितना हुआ था? लगभग 64 लाख रुपया। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा हुआ था? नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्य के शासकों के नामांकन के द्वारा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य के द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपको याद होगा इसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था, ठीक है, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। आंसर होगा डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? आंसर है सर बेनेगल नरसिंह राव, शॉर्ट में बोलते हैं BN राव। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? याद कीजिए, हमने आपको बताया था प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर थे और सभी का नाम भी हमने आपको बताया था। आज फिर से बता देते हैं, इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो नाम याद रखिएगा, N गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। दूसरा KM मुंशी। चलिए यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं, आप लोग फटाफट से लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा कौन हो जाएगा? KM मुंशी। तीसरा हो जाएगा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो कि यहाँ पर दिया है। चौथा आपका हो जाएगा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। पांचवा हो जाएगा BL मित्र, ठीक है। लेकिन BL मित्र इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था स्वास्थ्य कारण से, तो इसके पश्चात कौन आया था BL मित्र के जगह पे? तो हम आपको बता रहे 5वां नंबर BL मित्र, BL मित्र। इसके स्थान पर आता है कौन? N माधव राव। BL मित्र ने स्वास्थ्य संबंधी के कारण क्या दिया था? त्यागपत्र, तो इसके स्थान पर N माधव राव आया था। छठा कौन था? DP खेतान, DP खेतान, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके स्थान पर भी कौन आता है? तो TT कृष्णामाचारी, TT कृष्णामाचारी इसके स्थान पर आया था। और लास्ट में एक भीमराव अंबेडकर, जो कि इसके अध्यक्ष भी थे। तो ये 7 सदस्य थे, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, प्रारूप समिति के कौन सदस्य थे? क्या बोला गया? प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, यानी 1 और 3 केवल। देखिए कौन सा ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में दिया है 1 और 3। जो भी हमने नाम बताया उसको लिख लीजिए, या फिर हम नोट्स में लिख कर दे देंगे आपको बैच में, ठीक है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा, सिंपल सा क्वेश्चन है, संविधान सभा के द्वारा, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और जन गण मन को पहली बार 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जन गण मन को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसमें जन गण मन को पहली बार गाया गया था, तो इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पूछा जाता है, लिख लीजिए, बीसन नारायण धर ने, बीसन नारायण धर ने किया था। और जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में मान्यता कब मिला था? तो 1950 में मिला था, ठीक है। कब मिला था? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, जो कि संविधान सभा का आखिरी बैठक हो रहा था उसी में, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, जो कि अभी हमने आपको बताया। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया, क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है, किस में बताइए?
तो इसका आंसर है क्या बोला गया, जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहाँ पर किया गया है। तो मूल अधिकार, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, इन सभी में किया गया है, तीनों में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, यहाँ पर प्रस्तावना की बात करें तो इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की न्याय है, 3 प्रकार की न्याय है। कौन कौन सा न्याय है, तो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है, तो विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है। और कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, तो 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है। तो जब हम लोग मिडिल क्लास में पढ़ रहे थे वहाँ पे प्रस्तावना कराया जाता है, तो प्रस्तावना आपको याद होगा। तो प्रस्तावना जो शुरुआत होता है हम भारत के लोग से, तो ये शब्द जो दिया गया है इसको सही क्रम से आपको व्यवस्थित करना है। तो सही क्रम में सबसे पहले आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। चलिए, एक ही ऑप्शन में दिया है तो यही वाला आंसर होगा। उसके बाद समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी ऑप्शन ही यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी, कब संविधान लागू किया गया था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग एरर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे कब नहीं जब कर दीजिए, जब संविधान लागू किया गया था, यानी भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी, जब संविधान लागू किया गया था। तो जब संविधान लागू हुआ था, आप सभी जानते हैं कि उसमें धर्मनिरपेक्ष नहीं था प्रस्तावना में। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में धर्मनिरपेक्ष है, इसको तो बाद में जोड़ा गया है 1976 में, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसमें भी देखिए धर्मनिरपेक्ष है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है और इसमें भी गणराज्य है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही है, प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहाँ पर देख सकते हैं प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, क्या है, गणराज्य। यहाँ पर क्या है, गणतंत्र है। ठीक है, देख सकते हैं। तो ये भी नहीं होगा, केवल सी ऑप्शन होगा। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, भारत अर्थात इंडिया अनुच्छेद 1 में किया गया है, ए ऑप्शन सही है। तो चले साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बैच के बारे में जानना है, आइए आपको बता देते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। जैसे ही ओपन करेंगे उसके बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। ऑल कोर्स पर क्लिक करने के बाद ऊपर ही ये बिहार पुलिस का बैच है, यहाँ पर बाय नाउ करके बैच आप लोग परचेज कर सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो जैसे ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं।